हेलो फ्रेंड्स, रेडियो द्वारका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे कार्यक्रम आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी में जो मेहमान हैं वो एक एनजीओ चलाते हैं जिसके अंतर्गत वो टीबी पेशेंट्स का ख्याल रखते हैं। वो एक आयुर्वेदा के डॉक्टर हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान डॉक्टर उमा शंकर प्रसाद जी से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं रेडियो द्वारका के तरफ से सभी जितने भी देखने वाले हैं उनको मेरा नमस्कार। मोस्ट वेलकम। तो डॉक्टर साहब, आपका ये जो एनजीओ है जिसके अंतर्गत आप टीबी पेशेंट्स का पूरा ख्याल रखते हैं, वो क्या है? एक्चुअली क्या है, टीबी पेशेंट एक ऐसा पेशेंट होता है जो जिसको टीबी हो जाती है, वो सोच लेता है कि अरे यार हमारी अब लगता है मृत्यु नजदीक आ गई है। ठीक है, मतलब वो अपने शरीर को छोड़ देता है। ठीक है, फिर हम लोग को पता चलती है या कहीं हॉस्पिटल से वहां आता है, हमारे पास बहुत हैदरपुर, शालीमार बाग, रोहिणी के कई जैसे क्लस्टर में काम होती है, तो वहां पर हम टीबी के पेशेंट को, इस तरह के पेशेंट को खोजते हैं। अगर वो मिल जाता है तो उनको हम अपने साथ रखते लेके उसको पहले तो उसको पूरी तरह से टीबी के बारे में समझाते हैं कि टीबी क्या है। 100% आज की डेट में टीबी ठीक होने वाली बीमारी है। ठीक है, और टीबी ठीक हो जाती है, उसको पहले अब कॉन्फिडेंस में अच्छी तरह से, इसके बाद फिर उसका इलाज जल्द से जल्द शुरू करते हैं। फिर उसकी घर की समस्याएं, उसके मेंटली कोई समस्याएं हैं या कुछ और भी बातें हैं तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारी संस्था इस पे काम करती है और अलग अलग लोग इनसे जुड़े हुए हैं सभी तरह से। किसी को मेंटली कोई दिक्कत है, किसी को कोई और चीज की दिक्कत है, तो उस पर हम उसको पूरी तरह से अरे वाह, ये तो आप बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं। दैट्स नाइस। तो डॉक्टर साहब, हमारा जो ये प्रोग्राम है आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी, तो आपके ख्याल से स्पेशली एक एज के बाद आत्मनिर्भर होना कितना आवश्यक है और आत्मनिर्भरता है क्या? आज के डेट में ना हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर होने से ना, एक तो हम क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, हमारा उद्देश्य क्या होने वाला है। हर व्यक्ति के माइंड में कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। अगर वो आत्मनिर्भर बन के उस उद्देश्य को पाने की कोशिश करेगा तो मुझे लगता है कि 100% उसको पूरा करेगा, और यही शुरुआत आत्मनिर्भरता। तो इसके साथ जो हमारा एक होता है ओल्ड एज की तैयारी, तो आपके विचार से पहले तो, क्योंकि आप एक आयुर्वेदा के डॉक्टर हैं, तो हम उसका कुछ लाभ उठाना चाहेंगे। क्या आयुर्वेदा में कुछ ऐसा है, क्योंकि एज तो होनी है, आगे बढ़नी है, क्या कोई तरीका ऐसा होता है कि उसकी स्पीड को धीमा करा जा सके? आयुर्वेद के हिसाब से ना, सबसे पहले तो कभी भी किसी भी व्यक्ति को फिजिकली वर्क छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ जी। ठीक है, किलोमीटर 2 किलोमीटर कहीं जाना हो तो जरूर पैदल करना चाहिए। सुबह सुबह योगा एक्सरसाइज का आदत डालनी चाहिए, जिसके कारण क्या होता है कि आप उस जो मतलब परमानेंट डिजीज बोलते हैं, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, ठीक है, इस टाइप की जो डिजीज मेंटली डिजीज है वो भी, तो इस टाइप की डिजीज से आप ज्यादा से ज्यादा दूर रहेंगे, और दूर होने के कारण आप हेल्दी रहेंगे, और ज्यादा से ज्यादा मतलब बुढ़ापा जो है ना विदाउट डिजीज का गुजरेगा और पूरे हेल्दी होंगे। अच्छा, तो क्योंकि हमारा जो ये होता है, अब जैसे आपका एनजीओ चल रहा है और उसमें आपने जैसे बताया कि लोग हैं जो मदद करते हैं, जिस तरह से भी कर सकते हैं, कर पाते हैं, उसकी वजह से बाकी लोगों की मदद हो पाती है। तो डॉक्टर साहब, इस सब के लिए जो एक जरूरी चीज है वो है पैसा। अगर पैसा होगा तभी हम किसी की मदद कर पाएंगे, और पैसा कैसे होगा, उसको टाइम रहते ही टाइमली उसको मैनेज करना। तो फाइनेंसेस के लिए आपका क्या विचार है? हमारे पास बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हाँ जी। और जितने भी हमारे पास टीबी पेशेंट हैं, तो उसका एक लिस्ट हर महीने बनती है कि किसको मदद करनी है, और उस लिस्ट को हम उस जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं जो फाइनेंशियल मदद कर सकता है, कुछ फैक्ट्री वाले हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, कुछ अलग अलग टाइप के जो भी लोग हैं, गवर्नमेंट जॉब के भी लोग हैं, उनके पास मैं जाता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो मदद का प्रक्रिया है ना,
वो इतनी साफ है। साफ मतलब है कि आप मदद कर रहे हैं ना, तो आप अपने हाथों से उस मददगार तक पहुंचते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप मुझे दे दिए और मैं कहाँ दे रहा हूँ पता नहीं। जो भी मदद कर रहे हैं आप आइए, राशन देना है तो अपने हाथों से राशन दीजिए, किसी को हेल्प करना है, किसी भी तरह से कपड़े देने हैं अपने हाथों से कीजिए, किसी की और किसी तरह का मदद करना है, उनकी लड़कियों की शादी करनी है तो आपको भी रहना जरूरी है उसमें, आप जरूर आ रहे हैं। तो इस तरह से हमारी प्रक्रिया है जो बिल्कुल पारदर्शी है और जिसके कारण हमारे पास मददगार की लिस्ट जो है ना धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है कि हम जहां भी दे रहे हैं, हम 200 रुपए किसी को दे रहे हैं, मुझे पता है कि वो पेशेंट के पास जा रहे हैं जो ठीक से चल नहीं रहा है, जो टीबी का मरीज है और वो वहां पर जा रहा है, अपने हाथों से ये दे रहा है, तो उसको लगा कि मैं जो दे रहा हूँ वो सही जगह है। ठीक है। अब तो डॉक्टर साहब, हमारा तो आपने बहुत ही अच्छी सी बात बताई है और ये जरूरी है कि जो दे रहा है उसको भी ये एक विश्वास हो कि सही जगह जा रहा है। तो हमारा ये होता है जनरली, क्योंकि आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी, ये जो फाइनेंसेस हैं जो एक टाइम पर आके कोई दे पा रहा है उसको जोड़ा कैसे, वो है तभी तो दे पा रहे हैं। तो हमारा ये प्रश्न होता है कि ये फाइनेंसेस को कंट्रोल करना, बैलेंस करना और बचा के रखना पैसे को, ये कितना जरूरी है और कब से करना चाहिए, और अगर आप बुरा ना माने तो पूछे आपने कब से किया? मेरे पिताजी भी कहते थे कि जब कभी आप कमा रहे हो ना तो कम से कम 30% बचाया करो, जो भी कमा रहे हो, चाहे आप 2000 रुपए कमा रहे हो दिन में तो उसका 30% 600 रुपए आप जरूर बचाया करो, उसको सेव किया करो। और इस ध्येय को हम लेके आगे चला हूँ। ठीक है। और मैं भी किसी गांव से आया था दिल्ली और फिर यहाँ पर प्रैक्टिस हो गई, लेकिन हमारा ध्येय था कि जो भी कमाएंगे कम से कम 30% बचाना है और हर व्यक्ति को बचाने का एक जज्बा होनी चाहिए, बचाने का एक नियत होनी चाहिए, बचाने का एक आदत होनी चाहिए। ठीक है, तीनों होनी चाहिए। तो अगर आप बचाते जाएंगे तो आप जब 60 के आसपास आएंगे तो आपके पास जो है ना बैक मनी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, आप हेल्प कर सकते हैं। हाँ, हेल्प कर सकते हैं, अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, बुढ़ापे अच्छी तरह से काट सकते हैं, सब कुछ आपके उससे हो जाएगा। ठीक है, चाहे उसका प्रक्रिया कुछ भी हो, इन्वेस्टमेंट कहीं भी हो सकता है, कहीं भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन 30% कम से कम, 40, 60, 70 हो तो और अच्छी बात है। 30 तो जरूर नहीं, होना इतना चाहिए। करेंगे तो फिर खर्च कैसे करेंगे? हाँ, जिएंगे कैसे? 30 इसलिए करो 30। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, क्योंकि आप तो डॉक्टर हैं, तो सेहत इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, ये सब बहुत मायने रखती है। तो सबसे पहले तो बताइए, फिजिकली अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, स्पेशली एक एज के बाद, तो कैसे किया जाए? और वो क्या अचानक 60-65 साल की उम्र में उठ के वो शुरू किया जाए या हमेशा से एक आदत बना के रखनी पड़ेगी? नहीं, मैं पहले कह चुका हूँ कि फिजिकली लाइफ के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप फिजिकली लाइफ के साथ नहीं जोड़ेंगे ना तो एक उम्र के बाद आप, ये बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अभी तो खैर जवान है कुछ भी कर ले, जब थोड़ा सा उम्र जब बढ़ेगा तो फिर एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, फिर योगा हुआ करेंगे, तब तक हमारे ऊपर कुछ न कुछ जो है ना बीमारियां मंडरा रही होती है। और जब फिर उसके बाद शुरू करते हैं ना तो बीमारियां हावी हो जाती है और फिर नहीं कर पाते हैं। सपोज मैं बता रहा हूँ, एक बिजनेसमैन है, भर दिन काम करता है, बैठा रहता है, क्या कहते हैं, काउंटर पे अपने कस्टमर लोग आते हैं, काम करते हैं। 50 के बाद कुछ होना, चेक कराना शुरू होता है, गए ब्लड प्रेशर चेक कराए, जी ब्लड प्रेशर आपकी बढ़ रही है। अब उस कंडीशन में वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता है क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी। फिर ब्लड प्रेशर के बाद शुगर अटैक करने लगता है, शुगर के बाद किडनी पे अटैक होने लगती है, लीवर धीरे धीरे इन्फेक्शन होने लगता है। तो उस कंडीशन में वो कुछ नहीं कर सकता है। तो हर आदमी को चाहिए कि शुरू से, जब से जवानी रहे तब से ही अपना फिजिकल स्टार्ट रखे और बुढ़ापा तक अपना वो कंटिन्यू रखे। बहुत सारे लोग हैं हमारे पास है, बिल्कुल फिट है, कोई दवाई नहीं खाना है, कुछ नहीं, बिल्कुल ब्लड प्रेशर नॉर्मल, शुगर नॉर्मल, एवरीथिंग नॉर्मल। पर डॉक्टर साहब, आजकल तो देखा गया है कि बच्चों को एक छोटी उम्र में ही ये डायबिटीज और हाइपरटेंशन और इतना सब कुछ है। तो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली क्या कोई खाना ऐसा स्पेशल या कुछ कि अगर आपको हो गया है तो कैसे कंट्रोल करें, क्या करें कि एटलीस्ट बीपी शुगर हो गया लेकिन वो किडनी तक ना जाए, तो उसके लिए क्या करें? आजकल जो है ना खाना, आप देखते होंगे मार्केट की जो खाना है, खास करके आजकल की यंग जनरेशन जितने भी हैं, और खास करके
14 साल से लेके 25 साल के बीच का जो हाँ। एज है ना, वो बड़ा क्रिटिकल एज है। मतलब वहीं पे बीमारी का घर बन रहा है। उस एज में पॉकेट में पैसे होते हैं, कॉलेज जाते हैं, जहां भी जाते हैं पॉकेट मनी मिलती है, पॉकेट मनी मिलती है, तो वो बहुत सारे वो खाने पीने का है, फास्ट फूड है, जो कि आप उसको बनाते हुए देख लेंगे तो आप नहीं खा पाएंगे। ऐसी ऐसी केमिकल उसमें डलती है और वो बीमारी का घर बनता जा रहा है और उसका फिजिकल हो नहीं रहा है। दूसरी बात है कि माँ बाप का इतना उस पर प्रेशर होता है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मोबाइल छोड़ो, ये करो, पढ़ो, ठीक है। इंटरटेनमेंट फिजिकल भी नहीं हो पा रही है उसको और टोटल दिमाग किसी उसका लग रहा है कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। माँ बाप का प्रेशर, समाज का प्रेशर, रिश्तेदार का प्रेशर, सबका प्रेशर, खान पान उल्टा सीधा। सोचने कि इस बीमारी का उत्पत्ति तो वहीं से होगी। तो इस चीज को माँ बाप को खास करके ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बच्चे ना फोर्स से नहीं पढ़ सकता है। आप कोई भी बच्चे को आप कह देंगे कि पढ़ो और उसको वहां पर बैठ जाएंगे डंडा लेके, कभी नहीं पढ़ सकता है। प्यार से, मोटिवेशन से ही, ये सबसे वो पढ़ेगा। और डॉक्टर साहब आजकल की तो ये जरूरत भी तो है पढ़ना। हाँ। और बच्चे आसानी से सुनते भी तो नहीं है। नहीं, उसके लिए आपको ना 7 क्लास के बाद ही उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। आप चाहेंगे कि 12वीं क्लास आए और उस पर राशन पानी लेके चढ़ गए कि तुमको किसी जेई निकालना है, नीट क्रैक करनी है, आईआईटी में जाना है, करेगा, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे मेंटली डिस्टर्ब हुए हैं, ठीक है, और प्रेशर में आ गए हैं। उसके बाद इतना पढ़ने के बाद, एकाएक पढ़ने के बाद बीमार भी हो गए हैं। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले एक पेशेंट मेरे पास आया था, वो 4 दिन पहले पेपर थी और वो बीमार बैठा हुआ है। ठीक है, तो पता चला, तो उसने खुद पेशेंटों ने बोला कि इतने प्रेशर होते हैं ना मम्मी पापा का, पढ़ते रहते हैं, दिन रात पढ़ते रहते हैं, फिर तो बीमार होना ही है। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने फिजिकली बताया, उसके साथ आपने इमोशंस का भी जिक्र किया है। इमोशनली साउंड रहना बहुत जरूरी है और आज के इस दौर में इतना ज्यादा कंपटीशन है, इतना ज्यादा प्रेशर है कि कैसे रहें। और चलिए, बच्चे और एक स्टूडेंट लाइफ का तो एक अलग प्रेशर है, लेकिन ओल्ड एज के लिए कि उस वक्त इमोशनली अपने आप को कैसे हम साउंड रखें, तो क्या किया जाए? नहीं, ओल्ड एज के लिए जो है ना, जब बच्चे उनके बड़े हो जाएं, अपने आप पे खड़े हो जाएं, सब कुछ उनके पास हो, कमाने का साधन हो, घर चलाने का साधन हो, तो ओल्ड एज का जो है ना, धीरे धीरे मतलब अपना हक उस परिवार से हटा लेना चाहिए। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं कि परिवार में ओल्ड एज हो गया है, 70 साल हो गया उम्र, लेकिन परिवार में कुछ भी होती है ना, तो वो अपना कहते नहीं, हम ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, प्रेशर डालते रहते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि उनके बच्चे जो है ना, धीरे धीरे कहते हैं कि ये अब मतलब वो कहते हैं वो हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, कुछ भी बोल देते हैं, नया जमाना आ गया है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि परिवार को जब आपके बच्चे सब कुछ पूरा हो गया है, सब कुछ सॉल्व करने की क्षमता हो गई है, तो समय के साथ सब कुछ बदलता है। अपने आप को थोड़ा सा अलग कीजिए, अपना उनकी डिसीजन में ज्यादा, हाँ डिसीजन में हाथ डालिए, लेकिन ज्यादा हाथ ना डालें। ठीक है, कि वो कहेंगे कि वो मेरा किस डिसीजन गलत कर रहा है। तो इस तरह से अपने आप को इमोशनली वो ज्यादा अच्छे से रख पाएंगे। जी जी, क्योंकि वो इंटरफेयर ही नहीं करेंगे, हाँ, तो इमोशनली हाँ, परेशान नहीं, हाँ नहीं परेशान होंगे। बहुत सारे बच्चे किसी माँ बाप जो है ना इंटरफेयर करते रहते हैं, अरे ये तुमने गलत किया, हम लोग के जमाने में ऐसा थोड़े होता था, इस तरह से करते थे सब। तो मगर फिर भी डॉक्टर साहब, आपके पास ऐसा जरूर आते होंगे लोग, क्योंकि आयुर्वेदा में भी आजकल लोग काफी बिलीव रखते हैं कि जब इमोशनली टर्बुलेंस आती है, ठीक है ऐसा ना करें, लेकिन माँ बाप हैं, वो भी कैसे देख लें अगर कुछ गलत होगा तो जो परेशानी होती है, और एक एज के बाद आके वो थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि ये कहना बड़ा आसान होता है कि उम्मीद ना रखो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। और फिर वही जो आपके दिमाग में चल रहा है, उसको कैसे कंट्रोल करें? कि इस एज के बाद ना एक ध्यान की प्रक्रिया बहुत अच्छी है। आप बहुत सारे ध्यान हैं, आप YouTube में देख लें किस तरह से ध्यान करनी है, ध्यान करें तो उससे बड़ी मन शांत होती है। अच्छा। हाँ, कभी कभी मैं भी इसका देखता हूँ, कभी मौका मिलता है तो चलो आज ध्यान करते हैं, और मन से, ये नहीं कि
ध्यान यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और घूम रहा है, ऐसे नहीं। ध्यान करें तो फिर ध्यान करें, ठीक है, तो उससे मन शांत होती है। ठीक है। दूसरी बात है कि हम एक ग्रुप बनावे, ओल्ड एज की ग्रुप में शामिल हो, उसके साथ हम उठना बैठना करें, बातचीत करें। आज के डेट में क्या होता है, खास करके शहरी इलाका में ग्रुप ही नहीं है। आपके पास पूरी सोसाइटी में अकेले माँ बाप इस घर में रह रहे हैं, अकेले उस घर में रह रहे हैं, अकेले उस घर में रह रहे हैं, ग्रुप ही नहीं है। सब अकेले किसी वो मेंटली बीमार पड़ रहे हैं, वो सब एक साथ ग्रुप बनावे, मिले जुले, अपनी जो भी है बातें करें, उससे मेंटली हेल्थ ठीक रहेगा। तो डॉक्टर साहब, हमारा ये क्वेश्चन भी होता है कि सब कुछ है, हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, सब कुछ है, लेकिन अकेलापन है, कोई साथ नहीं है। तो उसका तो आपने अभी बताया कि एक ग्रुप बना है, लेकिन ये जो ग्रुप बना है, अब जब अकेले रह गए हैं एक ओल्ड एज में आकर और कोई नहीं है, तब ये ग्रुप बनाना शुरू करें या इसकी तैयारी कुछ पहले से? नहीं, पहले से है। 60 पार करते ही इसकी तैयारी शुरू कर देना चाहिए। क्या कि ज्यादा उम्र होने के बाद ग्रुप नहीं बन पाएगी आपको। कोई 70-75 साल का जो ठीक से चल फिर नहीं सकता है, वो ग्रुप नहीं बना सकता, या ग्रुप में उनका शामिल करना भी होना भी मतलब कंफर्टेबल नहीं होता। हाँ, तो 60 प्लस होने के बाद ही ग्रुप तैयारी कर दे, ग्रुप बनाना, और ग्रुप बनेगा तो फिर उनका इंटरटेनमेंट होता रहेगा, उनकी समय पास होती रहेगी। इस मायने में महिलाएं बड़ा अव्वल रहती है। महिलाएं की ग्रुप तुरंत बनती है। इस महिला में चाहे किसी भी उम्र की महिलाएं हो, और खास करके 60 प्लस की महिलाएं की भी बहुत सारी ग्रुप होती है, तो उसका जरूर क्या कहते हैं फॉलो करें, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। बहुत सारी जगह ग्रुप बने हुए हैं ओल्ड एज का, पूरा इंटरटेनमेंट होते हैं, बाहर भी आउटिंग भी जाते हैं, घूमते हैं। मैं एक क्या कहते हैं रोहिणी सेक्टर 24 का एक ग्रुप बना हुआ है, वो हर साल कहीं न कहीं निकलते हैं घूमने फिरने के लिए, पूरा ओल्ड ग्रुप। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, आपने ये सब बताया कि हमें पहले से करना चाहिए, तो क्या कोई एज है कि हमें कब से ये तैयारी शुरू कर देनी चाहिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी ओल्ड होंगे, और इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना भी जरूरी है, क्योंकि अपने आप को एक्सेप्ट करना कि हम थोड़ी उस एज में आ गए, ये भी थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूंगा कि 30 प्लस होते ही अगर आप फिजिकल नहीं कर रहे हैं, फिजिकल स्टार्ट कीजिए। अगर आप खाने पीने में ज्यादा शौकीन हैं तो उसको भी सीमित कीजिए। मेंटली जो आपके दिमाग में प्रेशर है उसको भी कम करने की कोशिश कीजिए। मेंटली प्रेशर एक्चुअली लोग कहते हैं कि तुमने चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हें मेंटली प्रेशर क्यों ले रहे हो, लिया नहीं जाता है, वो तो अपने आप हो जाती है, कोई नहीं लेता है, कौन लेता है, अपने आप आती है, और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने पे जाती है। आपके घर में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और रिकवर की कोई चांस नहीं है, वो मेंटली प्रेशर तब जाएगी जब आप उसको अपना 10 जो फ्रेंड है ना, या जो भी आपका रिलेटिव्स है, इवन वाइफ से लेके फ्रेंड तक, उसको शेयर कीजिए आप दिल से। चाहे वो आपको कुछ सजेशन न दे, लेकिन शेयर करने से ना आपकी देखेंगे कि धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सुकून मिलेगी और धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उसी में से कुछ ऐसी बातें निकल के आती है कि उसके साथ भी ऐसा हुआ था, उसके साथ भी ऐसा हुआ था, उसको समझ के हमें सुकून मिलता है। ये बहुत कॉमन सी बात है। और दूसरी मैं एक बात और कहूंगा कि थोड़ा सा खान पान पे भी 30 प्लस के बाद ना, ठीक है 30 तक आप खाए भी है, 30 प्लस के बाद आप हिसाब से खाएं। मैं ये नहीं कहूंगा कि छोड़ दें, हिसाब से खाएं। पार्टी साटी है तो कोई बात नहीं, कुछ खा लिए, रेगुलर ना, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं रेगुलर ऑफिस में खाते रहते हैं, उसको कंट्रोल करें। हाँ, घर का बना हुआ चीज कुछ भी खा लें, घर का बना हुआ कुछ भी खाएं, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर के बना से अवॉइड करें। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने इतना सब रोशनी डाली हर पहलू पर। इसके साथ आप हमारे दर्शकगण को अगर कोई और संदेश देना चाहें तो प्लीज। मैं यही कहूंगा कि हर समय कोशिश करें फिजिकल करने की, और हैप्पी लाइफ जीने के लिए ना मेंटली स्ट्रेस को शेयर करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें, खान पान में ध्यान रखें, और इसी से आपका धीरे धीरे लाइफ। दूसरी बात है कि आपकी जो है ना सोसाइटी में एक ग्रुप होनी चाहिए जिससे के साथ आप इंटरटेनमेंट कर सकें, और इसी को लेके आप इस लाइफ को ज्यादा से ज्यादा बेहतर और अच्छा और हेल्दी बना सकते हैं। यही हमारी, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आपने सुना, समझा
मित्र बनाइए, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करिए, जुड़े रहिए, इसी तरह जुड़े रहिए हमारे रेडियो द्वारका से। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे, बाय बाय।